जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में रसायन वाले भाग में अध्याय 3 धातुओं और अधातुओं को पढ़ रहे थे। इसमें हम धातुओं की प्राप्ति के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारा जो धातु और अधातु वाला जो लेसन अध्याय है वो लगातार चल रहा है और हम आ चुके हैं धातुओं की प्राप्ति तक। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे इस अध्याय से संबंधित भी सारे वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, धातुओं की प्राप्ति के लिए तो जो मुख्य स्रोत है धातुओं का वो भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ये मुख्य रूप से धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक रूप से जो तत्व इस भूपर्पटी में पाए जाते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं खनिज। लेकिन कुछ स्थानों पर जो खनिज होते हैं उसमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है और उससे धातु का निष्कर्षण बहुत लाभदायक होता है। तो ऐसे खनिज को दोस्तों हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम दोस्तों अयस्क भी कहते हैं। ओर्स या अयस्क, हिंदी में इसको अयस्क कहा गया और इंग्लिश में इसको ओर्स कहते हैं। अब इन अयस्क से धातु का निष्कर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि जो धातु अलग होगी वो सक्रियता श्रेणी में किस जगह है, अत्यधिक सक्रिय है या मध्यम सक्रिय है या निम्न सक्रिय है या अक्रिय है। इस बात पर निर्भर करेगा कि हम धातु को निष्कर्षण करने की कौन सी विधि को अपनाएं। तो मान लो दोस्तों कि हमें जो अयस्क मिला है उसमें सक्रियता श्रेणी की सबसे निम्न लेवल निचले स्तर वाली धातु है, अर्थात हम कहते हैं कि लगभग अक्रिय या बहुत ही कम सक्रिय धातु है। सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे वाली धातु वाला अयस्क आपको प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसमें से जो अयस्क से अगर धातु को अलग करना तो केवल अयस्क को गर्म करने मात्र से ही हमें हमारी जो प्राप्त धातु वो अलग हो जाएगी। जैसे कि पारा से जुड़ा हुआ अयस्क आपको मिला तो आप केवल उस अयस्क को थोड़ा भी गर्म करेंगे तो आपको पारा या मरकरी अलग हो जाएगी। ज्यादा गर्म करने पर वो ऑक्साइड के रूप में आपको प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, हम सबसे सक्रिय धातु वाला अगर आपको अयस्क मिलता है, ऐसा अयस्क जिसमें सबसे सक्रिय धातु होंगी जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसा अयस्क मिलता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें इस अयस्क को बहुत बारीक चूरा करके इसका इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन करना होगा। तो हम इसको मोल्टन फॉर्म में बदल लेते हैं, अर्थात इसको बारीक पीस लिया जाता है और मोल्टन फॉर्म में बदलने के बाद इसका किया जाता है विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन करने पर दोस्तों आपको सक्रिय धातु मिल जाती है। अब विद्युत अपघटन कैसे किया जाता है दोस्तों? तो एक बड़ा टैंक लिया जाता है। इस टैंक में जो आपको अयस्क प्राप्त हुआ है इसका मोल्टन फॉर्म में इसको इस टैंक में डाल दिया जाता है और इसके साथ धात्विक विलयन भी इसमें डाला जाता है और इसमें लगाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रोड। एक लगाया जाता है कैथोड और दोस्तों एक लगाया जाता है एनोड। कैथोड या एनोड इस बात पर निर्भर करता है कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, आपने कौन सा टर्मिनल बैटरी का लगाया है। तो जो ऋणात्मक टर्मिनल है वहां पर कैथोड और जहां धनात्मक टर्मिनल है वो। जैसे आप इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो जो कैथोड वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है उस पर धातु के कण जमा होना शुरू हो जाते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों इस कैथोड को विद्युत कनेक्शन बंद करके इस कैथोड को बाहर निकाला जाता है और चाकू की सहायता से इस सक्रिय धातु को अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर सक्रिय धातु वाला अयस्क आपको प्राप्त होता है तो उसको मोल्टन फॉर्म में बदल करके दोस्तों उसका विद्युत अपघटन किया जाता है और जो धातु है वो कैथोड पर आप जमा हो जाती है, जिसको चाकू की सहायता से कैथोड से अलग करके प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों
अगर आपको अयस्क प्राप्त हुआ है मध्यम क्रम की क्रियाशील धातुएं, जैसे कि जिंक है, इस प्रकार की जो धातुएं जो मध्यम क्रम पर सक्रिय हैं, इस प्रकार की धातु का अगर आपको अयस्क प्राप्त होता है तो दोस्तों मध्यम क्रम की जितनी भी धातुएं होती है क्रियाशीलता के आधार पर, उनके अयस्क दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। या तो कार्बोनेट अयस्क होता है या फिर सल्फाइड अयस्क होता है। दो प्रकार के अयस्क में मध्य क्रम की क्रियाशील धातुओं के अयस्क प्राप्त होते हैं, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। मान लो दोस्तों आपको कार्बोनेट के फॉर्म में अयस्क मिला, तो आपको इसका निस्तापन करना होगा। निस्तापन का अर्थ होता है कि इस अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना है। निस्तापन का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। तो ये प्रश्न भी अलग से पूछा जाता है परीक्षा में कि निस्तापन क्या है। तो निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। तो हम कार्बोनेट को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो दोस्तों आपको प्राप्त होगा धातु का अयस्क, धातु का ऑक्साइड। और धातु का अगर ऑक्साइड अगर आता है तो अब ये धातु प्राप्त नहीं हुई है, तो अब आपको इसका उपचयन और एवं अपचयन वाली अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें यहाँ पे इसका रिडक्शन करना होगा, और जैसे आप रिडक्शन करेंगे ठीक है अपचयन, तो दोस्तों आपको धातु प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अगर अयस्क कार्बोनेट का, तो हमें इसको अभिक्रिया से समझ लें। जैसे कि आपको जो अयस्क मिला दोस्तों वो जिंक कार्बोनेट का है, तो जिंक कार्बोनेट का जो अयस्क है इसको हम निस्तापन करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे। तो ऐसा करने से दोस्तों जिंक ऑक्साइड मतलब धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। अब जो जिंक ऑक्साइड हमें मिला है इसका हमें करना है अपचयन, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सल्फाइड के फॉर्म में अयस्क प्राप्त हुआ है, तो सल्फाइड के फॉर्म में जब अयस्क प्राप्त होता है दोस्तों, तो इसको ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की उपस्थिति में गर्म करना होता है। इसको कहते हैं भर्जन, इसको हम कहते हैं भर्जन, अर्थात ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ गर्म करना। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की उपस्थिति में गर्म करना पड़ता है ऑक्साइड को। तो जब आप सल्फाइड के रूप में जो अयस्क प्राप्त हुआ है ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के साथ इसको गर्म करेंगे, तो फिर आपको दोस्तों मिल जाएगा धातु का ऑक्साइड। और अगर धातु का ऑक्साइड मिल गया है तो फिर आपको इसको अपचयन करना है, तो आपको धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी धातु में कुछ शुद्धता नहीं है तो इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराया जाता है, और धातु को जब तक वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती यही प्रक्रिया बार बार अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से मध्यम क्रम की जो क्रियाशील धातु हैं उनको अयस्कों से अलग किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको कम क्रियाशील धातुएं प्राप्त होती हैं, या ऐसा अयस्क प्राप्त होता है जिसमें कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो दोस्तों ऐसी धातुओं को जो हमने सल्फाइड अयस्क वाली प्रक्रिया को अपनाया है उसी को अपनाया जाता है, क्योंकि कम क्रियाशील धातुओं के जो अयस्क हैं वो भी सल्फाइड के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। इसको भर्जन मतलब ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और इससे फिर आपको मिलता है धातु का ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड मिलने पर उसका करते हैं हम अपचयन, और अपचयन करने पर आपको कम क्रियाशील धातुएं प्राप्त हो जाती हैं।
तो इस प्रकार दोस्तों धातु को जो अलग करना है उसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो आपको अयस्क मिला है वो किस प्रकार की धातु का है। अत्यधिक क्रियाशील वाली धातु का है, कम मध्यम क्रम की क्रियाशील धातु का है, या बहुत कम क्रियाशील धातु का है। तब आपको विधि उसके हिसाब से अपनानी होगी। अत्यधिक क्रियाशील वाली धातु अगर है, उसका अयस्क है, तो आपको विद्युत अपघटन करना होगा। मध्यम क्रम वाली है तो उसके धातु के अयस्क दो फॉर्म में प्राप्त होते हैं, तो कार्बोनेट के रूप में होते हैं या सल्फाइड के रूप में। कार्बोनेट के रूप में है तो उसको गर्म करना पड़ेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो आपको धातु का ऑक्साइड मिलेगा। फिर आप अपचयन करेंगे धातु के ऑक्साइड का, तो धातु प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो आपको भर्जन करना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में गर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको धातु का ऑक्साइड मिलेगा, फिर आप उसका अपचयन कीजिए, आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। कम क्रियाशील धातु का अगर अयस्क है तो उसको आप भर्जन वाली प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, और इस प्रकार से आप धातुओं को उनके अयस्कों से अलग कर सकते हैं। आप इस पूरे टेबल को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये पूरा बिंदु समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से धातुओं को अलग करते हैं। दोस्तों इसके अध्याय के हमारे जो वीडियो हैं लगातार आगे जारी रहेंगे। आपको मेरे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।